और इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस से बड़ी खबर है कि हाथरस में पीड़ित परिवार के गांव में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। गांव के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। गांव के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। फिलहाल मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम भी गांव के भीतर मौजूद है। वहीं न्यूज 18 की टीम भी गांव के बाहर मौजूद है, क्योंकि किसी को भी गांव में जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन लगातार हमारी टीम बाहर रहकर पल पल का अपडेट इस पूरे मामले पर आप तक पहुंचा रही है। इस वक्त मैं हाथरस के उसी गांव के बाहर हूं जहां पर पीड़ित परिवार रहता है और इस गांव में फिलहाल किसी को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको सीधी तस्वीरें यहां का दिखा रहा हूं। किस तरीके से आप देख सकते हैं इस सड़क पर कितनी ज़्यादा नाकाबंदी की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, साथ में पुलिस के जवान यहां पर मुस्तैद हैं और यहां आप काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है आपको पुलिस के जवान दिखेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज की गाड़ी भी यहाँ पर तैनात की गई है। बताया जा रहा है कि जो अधिकारी फिलहाल यहाँ पर यूपी पुलिस के हैं, जब उनसे हमने पूछा कि मीडिया को आखिरकार अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, बीते कल भी कोविड का हवाला देकर मीडिया को बैन किया गया था। जब अभी हमने उनसे पूछा है तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि एसआईटी की टीम अभी गांव के अंदर है, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही थी। बीते कल भी एसआईटी की टीम यहाँ थी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आज भी एसआईटी की टीम अंदर मौजूद है, वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पर जिस तरीके से सवाल उठे हैं, जो उनका वीडियो वायरल हुआ था और कि वो पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं, उस पर हाथरस के डीएम ने सफाई दी है और कहा है कि वो केवल बात कर रहे थे, वो धमका नहीं रहे थे। तो फिलहाल जो एसआईटी की टीम गठित की गई थी वो गांव के अंदर है और वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अमित सिंह ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, पूरा जो गांव है ये भी कहा जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन उसको घोषित करने का फैसला जल्दी हो सकता है। इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि एसआईटी की जांच अभी कहां तक पहुंची? क्यों रहे थे जब वो हमसे बात कर रहा था? आप बात कर रहे थे। गायत्री इस वक्त जो कजन था पीड़िता का, वो आया हुआ था मीडिया से बात करने के लिए। उसने हमसे बातचीत की है और वो जैसे ही हमसे बातचीत कर रहा था तो जो पुलिस के जवान थे वो उसको भगा दिए यहाँ से। और ये शख्स हैं पुलिस के जवान जो लगातार उस पीड़ित परिवार के कजन को आपने रोका क्यों? आप बुलाया क्यों? उसको भगाया क्यों? यहाँ से आपने भगाया क्यों? अरे मैं नहीं भगाया किसी। हाँ? अरे मैंने नहीं भगाया भाई। तो आपने आवाज क्यों मारा? आवाज तो मेरे सामने मारा आपने जाने के लिए। क्यों आपको किसने कहा इस तरह से कि किसी को आप रोकने, मीडिया से बात नहीं करने दोगे? आप तो कोई मूवमेंट ही नहीं अलाउ कर रहे हो। वो भाग के भी चला जा रहा है। वो भाग के खेतों खेत भाग के तो गायत्री, ये वो शख्स है, पीड़िता का कजन आया हुआ था हमसे बातचीत करने के लिए। उसने बताया कि सबका फोन छीन लिया गया है, पुलिस प्रशासन ने छीन लिया है। अंदर मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, कई अधिकारी और भी है जो लगातार धमका रहे थे पीड़ित परिवार को कि वो किसी से बात नहीं करेंगे। केवल पीड़ित परिवार ही नहीं, आसपास के जितने भी गांव हैं, जितने भी घर हैं गांव के अंदर, उन सबको धमकाया जा रहा था इस तरीके से बैरिकेडिंग करके। और यहाँ पर देखिए, मैं एक बार दोबारा आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। उस कजन ने साफ साफ कहा कि बुरी तरीके से धमकाया जा रहा है और यहाँ से जैसे ही वो शख्स हमसे बातचीत कर रहे थे, यहाँ से पुलिस के जवान दौड़े और उसे भगाया खेतों के अंदर से। वो शख्स वो नाबालिग था हालांकि, और वो भागते हुए निकला। आप इस तरीके से देख सकते हैं जो अधिकारी हैं जिले के, इस वक्त काफी अधिकारी अंदर मौजूद हैं और इस तरीके से वो किसी को अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे हैं, ना गांव के किसी शख्स को वो बातचीत करने दे रहे हैं मीडिया से। पूछने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ छुपाया जा रहा है? क्या क्यों आके रोका जा रहा है मीडिया से बातचीत करने से? हाँ बिल्कुल, हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों वो मीडिया से क्यों नहीं बात। सर, आप मीडिया से बातचीत क्यों नहीं करने दे रहे हैं? मीडिया से बातचीत पीड़ित परिवार के किसी भी सदस्य को क्यों नहीं करने दे रहे हैं? अभी एसआईटी जांच कर रही है। नहीं, जो वो शख्स आया था हमसे बातचीत कर रहा था, उसको पुलिस के जवानों ने भगाया क्यों आखिरकार? सर, उसको भगाया क्यों गया ये बता दीजिए। किसको भगाया गया? जो शख्स अभी हम लोगों से बात कर रहा था। हम लोग वहाँ अपना काम कर रहे थे, फिर हमने देखा नहीं ना। सर, आप ही ने तो भेजा। सर, यहाँ के इंचार्ज तो आप ही हैं। यहाँ के इंचार्ज तो आप ही हैं। मैंने नहीं भेजा किसी को। तो सर, अंदर सबका फोन क्यों छीन लिया गया है? जो पीड़ित परिवार है, चाहे आसपास के लोग हैं, क्यों फोन छीना गया है? मुझे कुछ पता नहीं। सबको नजरबंद क्यों किया गया है? वहाँ कहा जा रहा है कि मीडिया से किसी को बात नहीं करनी है। भाई कह रहा है कि बात नहीं करने, भाई कह रहा है कि बात नहीं करने दिया रहा है। घर में पुलिस वाले बैठे हुए हैं, पहरा लगाया हुआ है, काफी पुलिस वाले घर के अंदर मौजूद है। किया जा रहा है। अभी एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी की जांच चल रही है। वहाँ पर नजरबंद क्यों किया गया है सर? केवल पीड़ित परिवार को नहीं, काफी लोगों को, केवल पीड़ित परिवार को नहीं सर, काफी लोगों को, आसपास
आसपास के जितने भी घर है सबको नजरबंद किया गया है, सबको नजरबंद किया गया है। अमित आप पूछते रहिए और ये भी बताइए कि जनाब है कौन ये किस पोजीशन पर है, और इनसे पूछिए जरा कि जांच तो होती है, जांच होती है, लेकिन सबको नजरबंद थोड़ी कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये एसडीएम थे और ये यहाँ के इंचार्ज हैं। ये जितने भी यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है उस बैरिकेडिंग के इंचार्ज हैं, और जैसे ही जो पीड़िता का जो कजन था वो हमसे बातचीत कर रहा था, अमित एक बार फिर से कोशिश कीजिए क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया सच सामने लाना चाहता है और इस तरीके की दबंगाई भी नहीं चलेगी। जरा पूछिए एसडीएम साहब से क्यों किया जा रहा था, पुलिस क्या कह रही है? बाहर तो चले जाएंगे सर, हम कभी अंदर जाने नहीं अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे। बात करेंगे बैरिकेडिंग के बारे में, अब हम बात करें, आप हमें बताइए बैरिकेडिंग के बारे में हम बात करेंगे, आपसे बताएं। बात क्यों नहीं बताएं? धक्का नहीं दीजिए, आप धक्का मत दीजिए, धक्का नहीं दे रहे हम, आप केवल ये बताइए कि हम आपको पूरी बात हम बताएंगे बैरिकेडिंग के बारे में, हम बताएंगे आपको बात बताएंगे, हम बताएंगे। आप आई बाहर आई बैरिकेडिंग बाहर आई, हम बताएंगे पूरी बात बताएंगे आपको। देखिए सर बोल रहे हैं सामान्य रिले ऐसा चलता है। आज क्या प्रॉब्लम है हमको अंदर जाने के, इस चीज का जवाब आपको सीनियर ऑफिसर देंगे। हम इस तरीके से फोन छीना गया है सर अंदर पीड़िता। अगर कोई बात करना चाहता है मीडिया से तो उसको क्यों रोका जाए? आपको कोई नहीं रोक रहा, आप अपना काम करिए, आप बाहर चलिए। हम तो अपना काम ही कर रहे थे ना सर, पुलिस ने रोका हमें अपना काम करने से। चलिए आप बैरिकेडिंग के बाहर तो चलिए। गायत्री ये स्थिति है फिलहाल, केवल ये एक ही शब्द कह रहे हैं कि आप लोग बाहर जाइए, आप लोग नहीं अंदर आ सकते हैं। ये स्थिति है यहाँ पर। और फिलहाल जो है गांव के लोग, पीड़ित परिवार के लोग मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जो है ये पुलिस प्रशासन और जो एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी से पीड़ित परिवार या गांव के सदस्य को बातचीत नहीं करने दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी तादाद में, ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ रिपोर्टिंग नहीं करने आए हैं, हम किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरीके का सलूक पुलिस प्रशासन का है मीडिया के साथ। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं केवल और केवल इनका एकमात्र काम, यहाँ सैकड़ों की तादाद में पुलिस के जवान हैं और केवल इनका इतना ही काम है कि मीडिया को किसी भी तरीके से रोका जाए। सर ये बताइए मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? सर जरा इधर अपना चेहरा दिखाइएगा, मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? आप यहाँ पर इंचार्ज हैं, आप काफी देर से हम आपको देख रहे हैं, लगातार सबको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं आप लोग? जो पीड़िता का कजन हमसे बातचीत कर रहा था, आखिर उसको पुलिस ने क्यों भगाया? सर नहीं सर बताइए आप अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? कितने अधिकारी हैं यही आप बैरिकेड से बाहर आप कितने अधिकारी आप यही नहीं आप बैरिकेड से बाहर अधिकारी बताइए। आप बैरिकेड से बाहर आ जाओ, हम बताएंगे बैरिकेड का फोन छीन लिया, बैरिकेड बताया गया हमें, बैरिकेड से बाहर आप बैरिकेड से बाहर हम बताएंगे। नहीं अंदर है मैडम, अंदर बताइए हम बता रहे हैं आपको बता रहे हैं। कोई कानून का उल्लंघन नहीं कानून का उल्लंघन करने नहीं आया, अपना काम करने आया है, अपना काम। आप बैरिकेड से बाहर आओ, हम बता देंगे, हम मना नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं। आप नहीं बताइए ना सर, आप बोल रहे हैं बैरिकेडिंग से बाहर आए, आप बैरिकेड नहीं है सर। आप बताइए परिवार से बात करना चाहते हैं, बात करवाइए परिवार से। आप तो मना नहीं कर रहे, हम आप परिवार से बात, हम आपसे मना नहीं कर रहे, आप मेरी बात करवा रहे हैं, बताएंगे आपको, हम आपको बताएंगे ना। आप बैरिकेड से बनने बता ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अधिकारी हैं वो आ रहे हैं बैरिकेडिंग से बाहर। केवल एक ही जवाब है पुलिस के जवानों का, यहाँ पर पुलिस के अधिकारी को कि बैरिकेडिंग से बाहर जाइए। एसडीएम साहब यहाँ पर मौजूद है, एसडीएम साहब से हमने बातचीत करने की कोशिश की, वो कुछ जवाब नहीं दिए, वो अंदर चले गए। जिस तरीके से पीड़िता का कजन हमसे बात कर रहा था, वो उसने साफ लफ्जों में कहा कि उसके मम्मी ने, उसके मदर ने बुलाया, हमें उसके फादर ने बुलाया है अंदर, किसी भी तरीके से आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के जवान उसके घरों में मौजूद हैं, अधिकारी घरों में मौजूद हैं, जिस तरीके से लगातार धमकाया जा रहा है उन्हें, उसको लेकर वो काफी ज्यादा परेशान है, डरे हुए हैं। और इस वजह से जो कजन था वो खेतों के रास्ते होकर आया और हमसे कहा कि वो चले हम उनसे गांव में, लेकिन हमने कहा कि पुलिस की पूरी पहरेदारी है। और ये पहरेदारी देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर पहरेदारी है। ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करने नहीं, कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए हैं। सर एक मिनट के लिए बात कर लीजिए, अब तो आ जाइए आप एसडीएम साहब, आ जाइए आप प्लीज। नहीं तो हम कहाँ चले जाएं? काम ही तो करने आए हैं, तो कहाँ चले जाएं? तो अब हमसे जो बात कर रहे हैं आप तो उससे बात करने नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। लोग गांव वाले हमें बुला रहे हैं अंदर, पीड़ित परिवार अंदर बुला रहा है, फिर भी आप नहीं जाने दे रहे हैं, अभी भी जाने नहीं देंगे आप। तो सर मान लिया एसआईटी की जांच, कितने अधिकारी अंदर हैं इस वक्त?
कितना सर, 1 मिनट आइए ना, थोड़ा सा आगे आइए। 3 अधिकारी, इसके अलावा भी कई मजिस्ट्रेट है। जो कजन ने बताया कि कई अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और जो केवल पीड़ित के घर पर ही नहीं, उसके आसपास के जितने भी घर हैं सबका फोन वगैरह छीन लिया गया। हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए सर यहाँ पे। हाँ सर, हमारे सामने कैमरे में कैद हुआ है कई मजिस्ट्रेट की गाड़ी अंदर जाते हुए। सब आ रहे हैं। तो सब अंदर है ना सर, तो हमें भी तो जाने दीजिए अंदर। मैं बात करता हूँ। हमें आदेश है अभी, एसआईटी जांच हो जाएगी, फिर हम अलाउ कर देंगे भाई। परसों आप लोग जाइए। तो किसका आदेश है सर कि मीडिया नहीं जा सकती अंदर? ऊपर से आदेश है। तो इनका साफ साफ ये कहना है ऊपर का आदेश है। पीछे की तरफ ये घूम गए, इलाके के एसडीएम है, यही यहाँ पर फिलहाल जो कहें कि इस गांव की पहरेदारी कर रहे हैं, बैरिकेडिंग कर रखी है कि मीडिया अंदर किसी भी तरीके से ना जा पाए। जबकि गांव के जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उसका साफ साफ ये, जो कजन आया था जो पीड़िता का, उसने साफ साफ ये कहा कि उसके मदर फादर भाई हर कोई चाहता है कि मीडिया अंदर जाए, क्योंकि जिस तरीके से अंदर फोन छीना गया है सबका, केवल पीड़िता का ही नहीं, पीड़िता के घर के आसपास जितने भी घर हैं, गांव के अधिकांश घरों से फोन छीन लिया है प्रशासन ने। लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और लगातार धमका भी रहे हैं कि वो कोई भी किसी भी तरीके का वीडियो ना बनाए, कहीं भी आगे लीक ना करें। और ये भी कह रहे हैं कि मीडिया यहाँ है लेकिन वो मीडिया चली भी जाएगी। तो इस तरीके का आरोप जिला प्रशासन पे लग रहा है। हालांकि और समझिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान भी लिया है इस पूरे मामले में, स्वतः संज्ञान लिया है। 12 अक्टूबर को सम्मन किया गया है हाथरस जिला प्रशासन को, डीजीपी को और तमाम दूसरे बड़े अधिकारी को। उसके बावजूद ये स्थिति है। यहाँ पर आप देखिए एसडीएम साहब अभी भी फोन पे, अभी भी यहाँ पर फोन पे बातचीत कर रहे हैं। हमने इनसे कई बार बात करने की कोशिश की, इन्होंने साफ साफ ये कहा कि इनको ऊपर से आदेश है और इस वजह से जो है ये अभी फिलहाल हमें अंदर नहीं जाने देंगे। और जो कजन आया था, कजन ने जो पीड़िता का जो कजन है वो उसने साफ साफ ये कहा कि वो चाहता है कि मीडिया अंदर जाए। सर 1 मिनट के लिए आप आ जाइए, केवल आपसे बातचीत करना है। एसडीएम साहब केवल एक मिनट के लिए आप आ जाइए, आपसे बात करना है। फिलहाल ये मना कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए केवल अगर आप आ जाएं तो आपसे बात करना है। मजिस्ट्रेट साहब, अरे मीना जी एक बार आ जाइए प्लीज। देश की जनता बहुत कुछ जानना चाहती है सर। जिस तरीके से हाथरस का मामला सामने आया है, जिस तरीके से अब मीडिया को रोका गया है, बैन किया गया है। सर आ जाइए 1 मिनट के लिए इधर। सर जिम्मेदारी सब आपके पास है। मीना जी आइए सर, जिम्मेदारी आपके पास है। आप यहाँ के इंचार्ज हैं, आप आ जाइए सर। मीना जी, तो फिलहाल हम बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमसे फिलहाल यहाँ पर कोई भी अधिकारी, आप देख सकते हैं कैमरे में कैद हो रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हाथरस जिले के एसडीएम मौके पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम बड़े अधिकारी हैं। उसके बावजूद हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करें, कई बार हम इनसे कह चुके हैं कि आइए और बात करिए, लेकिन इनका साफ साफ यही कहना है कि एसआईटी की टीम अभी अंदर है, हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो वहीं एक दूसरी पहलू, जो पीड़िता का जो कजन है वो बाहर निकला, खेतों के रास्ते से होते हुए आया, सड़क से नहीं आ पाया क्योंकि सड़क पर पुलिस मुस्तैद थी, पुलिस आने नहीं देती है। तो वो खेतों के रास्ते वो आया सीधे हमारे पास और हमसे कहा कि आप चलिए, हमारे मदर फादर भाई आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि जो पुलिस के लोग हैं, जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद है, उन्होंने फोन छीन लिया है, बदसलूकी कर रहे हैं, धमका रहे हैं। तो ये तमाम आरोप उसने सीधे सीधे हमारे कैमरे पे लगाया है और हम लगातार यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट अनिल से कहते हैं कि एक बार दोबारा आपको तस्वीरें दिखाएं और ये वो तस्वीर है जो देखिए तमाम अधिकारी हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार कि वो बताएं कि आखिरकार मीडिया को क्यों बैन किया जा रहा है, क्यों सबका फोन अंदर छीना जा रहा है। कि जिस तरीके से हमने बीते कल डीएम का वीडियो वायरल होते हुए देखा था, उसके बाद हालांकि डीएम ने सफाई दी कि वो केवल बातचीत कर रहे थे, लेकिन लहजा कुछ और निकल कर आया जो कि सोशल मीडिया पर स्पष्ट था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए फिलहाल जो है उस वीडियो का वायरल होने के बाद जितने भी फोन थे पीड़िता के घर के आसपास के घर में और पीड़िता के घर में, वो सभी फोन जो है वो छीन लिए गए हैं। सीधा सीधा उस कजन का आरोप है, पीड़िता के कजन का आरोप है जो हमसे बातचीत करने आया। और जैसे ही वो कजन हमसे बातचीत करने के लिए कर रहा था, वैसे ही पुलिस के जवान वहां पहुंचे और उसको पकड़ने की कोशिश की और दोबारा वो खेतों के रास्ते वो अपने घर की तरफ भाग गया, निकल गया। उसके बाद हमने पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, एसडीएम से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो फिलहाल वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हाथरस मामला काफी सवाल उठा रहा है, जिस तरीके से डीएम का वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद से फोन छीना गया। अब यहाँ तस्वीर एक बार फिर हम दोबारा कोशिश करें। एसडीएम साहब अब तो बोल दीजिए। मीना साहब फिलहाल देखिए सारे अधिकारी हमसे मुश्किल से 10 मिनट के फासले में भी नहीं होंगे। लगातार हम उनको आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो हमसे बातचीत नहीं कर रहे। कैमरे को देखकर एसडीएम साहब दो सवाल है हमारे। एसडीएम साहब
एसडीएम साहब, कब तक मीडिया बैन रहेगा गांव के अंदर जाने के लिए? और फोन क्यों छीना जा रहा है पीड़िता और पीड़िता के आसपास के घर वालों का? एसडीएम साहब, क्या जिस तरीके से कल डीएम साहब का वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, उसी वजह से फोन छीना जा रहा है आज? उसी वजह से छीना जा रहा है? एसडीएम साहब, फिलहाल अभी भी देखिए एसडीएम साहब चुप हैं, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और जैसे ही मैं सवाल उनसे पूछता हूं तो अपना चेहरा जो है दूसरी तरफ कर ले रहे हैं, दूसरे अधिकारियों से बात करना वो शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए मीडिया को रोकने के लिए यहाँ पर मीडिया को रोकने के लिए कितनी तादाद में यहाँ पर पुलिस के जवान है। और मैंने यहाँ पर जब से सुबह से आया हूँ, सुबह से यहाँ पर लगातार यहाँ से तस्वीरें देखा हूँ, लगातार मजिस्ट्रेट की गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं और जैसा एसडीएम ने हमसे आते ही कहा था कि एसआईटी की टीम अभी भी अंदर मौजूद है, तो हम अंदर जाने को नहीं देंगे। तो हम अंदर जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और इन्वेस्टिगेशन में हम बाधा नहीं डालना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिस तरीके से जब वो कजन आया था पीड़िता का और वो हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुंचा और उसके बाद पुलिस के जवानों ने उसे देखा और उसके बाद उसको आवाज लगाई, वो खेतों के रास्ते दोबारा वो भागा अपने गांव, अपने घर। तो उसके बाद हमने पुलिस के अधिकारियों से सवाल पूछना यहाँ पर शुरू किया कि आखिरकार पीड़ित परिवार जब निकल कर आ रहा है और कह रहा है कि हम खुद ही बात करना चाहते हैं मीडिया से, तो उसे रोका क्यों जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं, ये हाथरस की उसी गांव की तस्वीर है जहां पर पीड़ित परिवार जो है वो यहाँ पहुंचा था, रहता था और पीड़ित परिवार के घर का एक सदस्य, नाबालिग सदस्य, वो आया था हमसे बातचीत करने के लिए और पुलिस ने उसे चेस कर दिया। उसे हालांकि उसने बहुत कुछ हमें बताया भी, लेकिन उसके बाद चेस कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी हैं वो बड़ा सवाल हमें, यहाँ पर बड़ा सवाल आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि बड़ा सवाल क्यों छुपते छुपाते आया, क्या कहना चाहता था पीड़ित परिवार का वो सदस्य जिसको रोक दिया गया, ये बड़ा सवाल है। इस सबके बीच हाथरस में प्रशासन की सख्ती के बीच वहां के डीएम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हाथरस कांड में पीड़ित परिवार ने जिले के डीएम पर धमकाने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि डीएम उन्हें बयान बदलने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे डीएम प्रवीण कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दरिंदगी की शिकार हुई लड़की के पिता से बात करते हुए नजर आए। आरोप यह कि इसी दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को धमकाने की कोशिश भी की। मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। हाथरस पर लगातार सियासत भी जारी है। सबके बीच आपको बता दें, हाथरस पर भड़कती सियासत को काबू करने के लिए जिला प्रशासन ने पीड़ित लड़की के गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का फैसला लिया है। प्रशासन हाथरस के बुलगड़ी गांव को कोरोना वायरस के चलते कंटेनमेंट जोन घोषित कर रहा है ताकि उस गांव में लोगों के जाने पर रोक लगाई जा सके। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पीड़ित परिवार की सुरक्षा में तैनात 3 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाथरस कांड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मृतक युवती के गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। हाथरस प्रशासन ने गांव में लगने वाला राजनीतिक जमावड़ा रोकने के लिए यह कदम उठाया है। हाथरस दरिंदगी कांड के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांव को घेर लिया है। हमें नहीं पता कहां ले जाएंगे, मार देंगे कि छोड़ देंगे, लेकिन अगर ये बेटी की आवाज उठाना ध्यान नहीं है तो हम ये लड़ाई हमेशा लड़ेंगे। विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता सुबह से ही गांव के नजदीक लगी बैरिकेडिंग को लांघकर गांव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने गांव में लगने वाले राजनीतिक जमावड़े को रोकने के लिए गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। हाथरस जिला प्रशासन ने पहले ही जिले में धारा 144 लागू की हुई है, इसलिए एक जगह पर ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगी है। धारा 144 लागू होने के बाद भी विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता गांव तक पहुंच गए। अब हाथरस प्रशासन ने बुलगड़ी गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इससे पहले पीड़ित परिवार की सुरक्षा में तैनात 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गांव को कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया गया है। हाथरस कांड पर राजनीतिक घमासान भड़कने के बाद गांव में भीड़ बहुत बढ़ गई है। दिल्ली से भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वहां भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती।
ऐसे में प्रशासन ने राजनीतिक घमासान को शांत करने के लिए गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। हाथरस जिले की सीमा को पुलिस ने पहले ही सील किया हुआ है। अब गांव में तनाव बढ़ने से रोकने को आधार बताकर जिला प्रशासन ने गांव में बैरिकेडिंग भी करा दी। गांव में मीडिया वालों के आने पर भी पाबंदी लगा दी गई, तो गांव के आसपास जमा हुए राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दूर कर दिया गया। हाथरस कांड पर अब राजनीति गर्म हो रही है और जिला प्रशासन भांप चुका है कि आने वाले दिनों में संकट बढ़ सकता है। इसलिए सियासी अंधड़ को रोकने के लिए गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में हाथरस की घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लिया है संज्ञान। हाईकोर्ट ने यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, हाथरस के डीएम और एसपी को 12 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया और साथ ही हाथरस से जुड़े दस्तावेज भी लाने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने पीड़ित लड़की के माता पिता, भाई बहनों को सुनवाई के लिए आने के लिए कहा है, जिससे कोर्ट अंतिम संस्कार के बारे में उनका रुख भी जान सके। परिजनों को लाने की व्यवस्था करने के लिए हाईकोर्ट ने जिला जज को दिया निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस की घटना पर सख्त निर्देश देते हुए गंभीर चिंता भी व्यक्त की है। और ये देखिए लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो कल हाथरस में प्रदर्शन कर रहे थे और अब ये देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और इस दौरान पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथरस का मामला, और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथरस में कल प्रदर्शन कर रहे थे और अब राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से यह प्रदर्शन सरकार को घेरते हुए, हमला बोलते हुए लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। और इस सब के बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीर आप देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए, सड़कों पर उतरते हुए, और इस सब के बीच पुलिस उन्हें रोकते हुए। समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहती कि इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने दे और यही वजह के लगातार आक्रामक तेवर समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार पर हमला बोलते हुए, ये कहते हुए कि कानून व्यवस्था लचर है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रही है, प्रशासन को घेर रही है और प्रदर्शन जब कल हाथरस में किया गया था तो वहीं अब लखनऊ में प्रदर्शन किया गया है। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस उन्हें रोकते हुए जरा और तस्वीरें दिखाइए। देखिए इस दौरान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और खासकर हाथरस की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा योगी सरकार के खिलाफ हजरतगंज चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके मुद्दे भी देख सकते हैं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पर लाठीचार्ज किया गया है और उन्हें पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में हाथरस की घटना, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जिसके मद्देनजर आप देख रहे हैं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हजरतगंज चौराहे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर आज कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार बेटियों को सुरक्षा देने पे पूरी तरह फेल हो चुकी है। आप देख रहे हैं जैसा कि हाथरस की घटना हुई, बुलंदशहर की घटना हुई, बलरामपुर की घटना हुई, शासन प्रशासन के पूरे संरक्षण में बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उसे पूरा अंजाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी बेटियां हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज हम बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सड़क का रुख कर चुके हैं और हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे जब तक कि बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश बेटियों को न्याय देने में पूरी तरह असफल रही है। उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आज लखनऊ महानगर समाजवादी पार्टी के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा था मौन व्रत का। इस सरकार की बर्बर पुलिस ने जिस तरीके से बदतमीजी कर रही है और गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर भी हम लोगों को मौन व्रत नहीं रखने दे रहे हैं। ये बर्बर पुलिस समाजवादियों को जबरदस्ती परेशान करती है
और उनको मारती है, हम लोग मुंह तोड़ जवाब इन पुलिस को देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हार्ट ऑफ द सिटी कहे जाने वाले हजरतगंज मुख्य चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पर लाठीचार्ज किया गया है, उनको बसों में हिरासत में लिया गया है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लेने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ को हिरासत में लेकर बसों के जरिए भेजा गया है। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि इस ओर आप देख सकते हैं कि पुलिस इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने जा रही है, उनको हिरासत में लेने जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, जो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर और जो विपक्ष द्वारा का उत्पीड़न किया जा रहा है, इन मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। उसी के क्रम में इस वक्त राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि एक एक करके समाजवादी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। इस दौरान ये कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और ये नारा लगा रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तब तक इनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। आप देख रहे हैं कि इस वक्त पुलिस लगातार समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जो धरने पर बैठे हैं उनको हिरासत में लेने का प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, ये लोग बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, आज खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया था कि गांधी जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के सभी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर मौन प्रदर्शन करेंगे और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा और समाजवादी पार्टी इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। लेकिन क्योंकि आज राजधानी लखनऊ में जब इनको गांधी प्रतिमा पर बैठने की इजाजत नहीं दी गई तो उसके बाद इस वक्त ये हजरतगंज चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर यह धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का जारी है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि एक एक करके जो पुलिस है वो इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है और अपने वाहनों के जरिए इनको हिरासत में लेकर अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका प्रदर्शन जारी है, वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब ये पहला मौका नहीं है, जब से हाथरस की घटना हुई है तब से एक और जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक एक करके जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प जारी है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इन लोगों को जल्द से जल्द हिरासत में लेकर यहाँ पर जो भीड़ है, जो ये प्रदर्शन है, इसको खत्म कराया जाए। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर महिला कार्यकर्ता है, लेकिन उतनी संख्या में महिला पुलिसकर्मी नहीं है, जिसके चलते पुलिस को इन महिला कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने में दिक्कत हो रही है। और इन कार्यकर्ताओं का और खासकर समाजवादी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि जब तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था यूं ही बनी रहेगी, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा यूं ही बने रहेगा, उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। चलिए, बिल्कुल राजीव, आप लगातार वहां पर बने रहिए, तस्वीरें हम आपके कैमरे से देखते रहेंगे और जब लौटेंगे तो आप जरा पुलिस से सवाल पूछिएगा, प्रोटेस्ट को आखिर क्यों रोका जा रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर, जहां बड़ी संख्या में जुटे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। और इस सब के बीच आपको बता दें, राजस्थान के 12 की 2 नाबालिग बहनों के गैंगरेप की हाथरस की घटना से तुलना होने पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने दावा किया कि दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गई थी। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। ट्वीट कर अशोक गहलोत ने लिखा, हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दुर्भाग्य से राजस्थान के 12 में हुई घटना की हाथरस की घटना से तुलना की जा रही है, जबकि 12 में बालिकाओं ने खुद मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयानों में अपने साथ ज्यादती नहीं होने और स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही।
लड़कियों का मेडिकल भी करवाया गया है और जांच में सामने आया है कि लड़के भी नाबालिग हैं। घटना होना एक बात है और कार्रवाई होना दूसरी। घटना हुई तो कार्रवाई भी तत्काल हुई। यह ट्वीट अशोक गहलोत की तरफ से किया गया है। 12 में जो घटना हुई है, यानी पूरी तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बचाते हुए यहां तक कह रहे हैं कि दोनों नाबालिग हैं और इस तरह का बयान नहीं दिया गया है बालिकाओं की तरफ से। इस सबके बीच आपको बता दें, हाथरस घटना के बाद से सियासी संग्राम जोरों पर है और बीजेपी के जो नेता हैं जगदंबिका पाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को गलत बताया और उन पर बड़ा हमला भी बोला। जगदंबिका पाल ने कहा क्या, सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को अगर इतनी हमदर्दी है महिलाओं से, लड़कियों से, तो उन्हें राजस्थान जाना चाहिए, जहां उनके चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने किया कि जिन नाबालिग लड़कियों के साथ 3 दिन तक दरिंदगी हुई, उनके साथ रेप हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये बयान अशोक गहलोत का कि वो लड़कियां उन लड़कों के साथ राजी खुशी से गई थी, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान है। तो ये बड़ा हमला बीजेपी की तरफ से। भवानी हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भवानी, अब बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है इस पूरे मामले को लेकर? भाई सरकार तो अब एडमिनिस्ट्रेशन के बचाव में है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट भी आपने देख ही लिया। अब इस सब के बीच बीजेपी क्या करने वाली है? देखिए, बीजेपी 12 के मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है उन्होंने इस बात की जांच के लिए। और ये जो पूरा मामला है 12 वाला, उसमें क्योंकि सरकार खुद जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट है वो कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहा है। सवाल इस मायने में खड़े कर रहा है कि जब 164 में एक बार बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो गए, उसके बाद में पीड़िता ये आरोप लगाती है कि जो बयान है पुलिस ने दबाव डालकर उनके बयान, झूठे बयान दर्ज कराए। ये इस पूरी जांच पर सवाल कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस केस की फिर जांच करवा लेंगे। फिर जांच की सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, आप बताएं, राजस्थान के अंदर जिस तरीके से पूरे मामले आ रहे हैं, जो 12 का मामला है, क्या आपको लगता है कि पीड़िता को इंसाफ मिल रहा है? हाँ, नहीं, पीड़िता को बिल्कुल इंसाफ नहीं मिल रहा। उसे डराया धमकाया जा रहा है और जब डरा करके उसके ऊपर 164 के बोल दिया गया कि ये पुलिस का मतलब आप चले जाइए, लेकिन ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको इतना डरा क्यों रहा है। और वो जब उसको मालूम पड़ गया कि मुझे अब मेरे को मौत के घाट जाना ही है, तो उसने बोला है कि मेरे को डराया गया, मुझे धमकाया गया और मुझसे ये कहलवाया गया है। तो ये तो एक पुलिस वालों की मिली भगत है, तो सरकार की मिली भगत है। ये पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हैं उस पीड़िता के साथ में, उसके परिवार के साथ में? तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। हमारा कहना ये है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कि ये इकलौती घटना नहीं है। जो बांसवाड़ा में हुआ, जो सिरोही में हुआ, 8 साल की बच्ची के साथ में रैप करके हत्या कर दी। बांसवाड़ा के अंदर 16 साल की बच्ची के साथ रेप करके हत्या कर दी। क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं, आज महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, राजस्थान में बलात्कार के केस इतने बढ़ गए हैं कि हम महिलाएं इतना डर महसूस कर रही हैं, इतने खौफ के साए हम जी रही हैं कि आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या होगा पता नहीं है। मैं कहना चाहूँगी गहलोत सरकार से कि आखिर कब तक हम लोग इस खौफ के साए में जिएंगे, हमारी बहनें कब तक ये सब सहती रहेंगी। मेरा गहलोत सरकार से अनुरोध है कि ये जो गुनहगार खुले घूम रहे हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ना कि इंतज़ार किया जाए किसी बात का। हमें जागरूक होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना होगा, तब जाके हमारी सुरक्षा होगी। हम बहनों को खुद के लिए लड़ना होगा। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी हाथरस गए, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों आना चाहिए यहाँ? बिल्कुल आना चाहिए। वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल बिल्कुल। जो महिलाएं हैं वो भी खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं इस तरह के मामले के सामने आने के बाद। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अशोक गहलोत की मजबूरी क्या है? क्यों रेप जैसे गंभीर मामलों पर भी पुलिस का बचाव करें और कह रहे हैं कि दोबारा से जांच होगी, जबकि पीड़ित ने 164 का बयान देने के बावजूद भी इस बात का खुलासा किया कि दबाव के चलते इस तरह का बयान दिया गया। इस मजबूरी को भी समझेंगे। भवानी, आप लगातार वहां पर बने रहिए, लौटेंगे हम आपके पास। लेकिन इस सबके बीच ये भी बता दें, बेटियों से बर्बरता से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com। News 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष